हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मैथ्रैक्ट। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ सीखने वाले हैं। हम किस प्रकार से निश्चित समाकलन को एक नए रूप में लिख सकते हैं, उसको योगों की सीमा के रूप में। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, और इसको अपने बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से समाकलन करना। ठीक है कि आज हम ऐसा समाकल सीखेंगे जो कि निश्चित तो है ही। ठीक है, निश्चित तो है, हमने निश्चित के बारे में पढ़ लिया। हमने एक्सरसाइज 10.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। वहाँ पर हमने देख भी लिया कि निश्चित समाकलन को लिखा कैसे जाता है। लेकिन आज हम उसको एक नए रूप में देखने वाले हैं जो कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, कि उसका ज्यामितीय अर्थ है। हालांकि समाकलन के बारे में हमने पहले से जब इंट्रोडक्शन किया था हमने समाकलन का, तब हमने बात की थी कि समाकलन जो है वो किसी भी आकृति का, कोई भी समतल अगर वक्र दे रखा है तो उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो किसी एक बिंदु से लेकर किसी दूसरे बिंदु तक, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देखिए कि आपको एक आकृति, एक बंद आकृति दिख रही है ए बी सी डी। तो अगर ए बी सी डी इस आकृति का अपने को क्षेत्रफल निकालना है ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक, तो इस क्षेत्रफल को अपने समाकलन की सहायता से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कोई अलग से सूत्र नहीं है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो एक विधि हमारे पास यहाँ पर समाकलन के रूप में यहाँ पर रहेगी कि अगर हमें वक्र का एक कार्तीय रूप अगर ध्यान है, एक्स वाई के रूप में अगर हमें वक्र की एक समीकरण पता है तो उस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आगे की क्लासेस के अंदर आप ये देखोगे कि इस समीकरण के अलग अलग रूप भी हो सकते हैं। अभी अपने सिर्फ कार्तीय रूप की ही बात करेंगे कि कार्तीय रूप से हम किसी भी वक्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमारा काम है कि इस आकृति का, ये जो बंद आकृति है, इस बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना। अभी ये आयत नहीं है या कोई भी चतुर्भुज वगैरह ऐसी आकृति तो नहीं है ये कि अपने डायरेक्ट इसका सूत्र से अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर विधि है योगों की सीमा के रूप में समाकल। ठीक है, कि योगों की सीमा के रूप में अपने समाकलन किस तरीके से करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल डिसाइड किया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। देखिए, क्षेत्रफल हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आयत के रूप में अगर अपने क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, कि अगर मान लो किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए अपने पास सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। लेकिन अगर अपने को कोई ऐसी आकृति जो कि वक्र के रूप में है, कि यहाँ तो ठीक है कि ये भुजाएं अपने कह सकते हैं, लेकिन जैसे ये वक्र के रूप में कर्व है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए कोई मेन सूत्र जो अभी तक हमने जो भी सूत्र अभी तक अपनों ने पढ़े हैं कि छोटी कक्षाओं से लेकर अभी तक जो भी हमने सूत्र पढ़े हैं उनमें ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि जो कि कर्व के लिए, इस तरीके के कर्व के लिए हो। ठीक है, तो वही चीज़ आज अपने क्लियर करने वाले हैं कि कर्व के रूप में अगर अपने को करना हो तो क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे। तो वैसे तो है समाकलन, निश्चित समाकलन का जब अपनों ने पढ़ा, हमने 10.2 जब अपनों ने एक्सरसाइज की थी तो वहाँ पर अपनों ने यही देखा था कि अपनों उच्च सीमा और निम्न सीमा के अकॉर्डिंग जो अपने क्षेत्र समाकलन करते हैं, कि हमने सिर्फ ये देखा हुआ है कि ए से लेकर बी तक अपनों को कोई फलन दे दिया एफ ऑफ एक्स और उसका मैंने समाकलन कर दिया। तो इसका मतलब ये होता था कि इस वक्र का, ठीक है, इस वक्र का यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्षेत्रफल है। अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूँ कि इस चीज़ को अपने कैसे समझ सकते हैं कि मान लो ये वक्र मैंने बना लिया इस तरीके से, ये वक्र बन गया, ठीक है, और ए और बी, ये लो ये कार्तीय तल बना दिया हमने। यहाँ पर मान लो बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु मान लो बी है। ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन बना देंगे। तो ये जो आपको बंद एरिया दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस एरिया का जो क्षेत्रफल है, इस एरिया का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका सॉल्यूशन है। कि इसको हल करने पर जो रिजल्ट आएगा, इसको हल करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इसका, इस कर्व का, ठीक है ना, इस बंद आकृति का क्या है, क्षेत्रफल है। कि अगर अपने इसको नाम दें कि जैसे ये तो दूरी होगी ना a,0, ये पॉइंट हो गया इसका, इसकी निर्देशांक a,0, अगर ये x है तो इसके हो जाएंगे b,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने कैपिटल A मान लिया, ये B मान लिया, इसको C मान लिया और इसको D। तो ABCD का जो क्षेत्रफल है इसको बोलेंगे कि एरिया ऑफ ABCDA। ठीक है, इस तरीके से कि A से ABCDA, इस पूरी बंद आकृति का जो क्षेत्रफल है, इस पूरी बंद आकृति का जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके के समाकलन के क्या होगा, बराबर होगा। तो एक्चुअल मीनिंग तो यही है, लेकिन आज अपने इसको सीखना है योगों की सीमा के रूप में। मतलब
हमें कोई भी, जैसे कि मान लो अपने को एक्स स्क्वायर और इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर का जो भी ग्राफ बनेगा उसका 1 से लेके 2 तक का क्षेत्रफल है। अगर एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात करें कि ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और 1 से लेके 2 तक, मान लो यहाँ पर बिंदु 1 है और यहाँ पर बिंदु 2 है, तो ये 1 2 ये वाला कि 1 से लेके 2 तक का, तो इतना इतना जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इतना इतना क्षेत्रफल यहाँ से आ जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए बताया है, इसकी भी बात अपने करेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर के अंदर, जो अपना 11वां चैप्टर होगा क्षेत्रकलन वाला, वहाँ पर अपने ये सभी बातें सीखने वाले हैं फिर से। तो अभी आपको इतना समझना है कि अगर आपको कोई निश्चित समाकल दे रखा है, ये निश्चित समाकल है ए से लेकर बी तक, इस फलन का करना है समाकलन करना है इस फलन का, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इन दो बिंदुओं के बीच का क्षेत्रफल होगा इस वक्र के लिए। ठीक है, कि इस निश्चित समाकलन का मीनिंग क्या है कि इस वक्र का क्षेत्रफल ए और बी के बीच में, ए से लेके बी के बीच में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके समाकलन का मान आएगा। तो अभी अपने को सीखना क्या है, प्रथम सिद्धांत से समाकल, जिसको अपने बोलते हैं योगों की सीमा के रूप में। और ये जो योगों की सीमा के रूप में जो निश्चित समाकल है, ये अनंत श्रेणी के रूप में लिखा जाता है। ध्यान देना, अनंत श्रेणी के रूप में, अनंत श्रेणी के रूप में मतलब अनंत पदों के रूप में एक योगफल आपको मिलेगा। अनंत पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है और अनंत पदों के योगफल के रूप में मिलेगा, और इसको प्रथम सिद्धांत से समाकल तो बोलते ही हैं। ठीक है, और इसको ये ध्यान रखना कि इसका प्रत्येक पद, ठीक है, इस श्रेणी का प्रत्येक पद, इस श्रेणी का प्रत्येक पद शून्य की ओर अग्रसर होगा, शून्य की ओर अग्रसर होगा। कि हमें योगफल यहाँ पर करना है, हमें योगफल करना है अनंत पदों का, और वो जो अनंत पदों का योगफल होगा वो प्रत्येक पद शून्य की तरफ, हर पद शून्य के करीब होगा। तो उन सब का जो योगफल होगा वो हमें निश्चित समाकल के रूप में सीखना है कि प्रथम सिद्धांत से समाकल बोला उसी को जाएगा प्रथम सिद्धांत से समाकल, और आएगा वो इसका क्षेत्रफल, इस वक्र का क्षेत्रफल आएगा, लेकिन अनंत पदों के रूप में आएगा। उस चीज़ को आज अपने सीखने वाले हैं कि उसको करना कैसे है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ अपने इतना ध्यान रखें कि ये जैसे निश्चित समाकल है, तो ये निश्चित समाकल इस बंद आकृति का क्षेत्रफल है, ये निश्चित समाकल इस बंद आकृति का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि एरिया ऑफ ए बी सी डी। आप इस डायग्राम को भी बना के रखना, ठीक है, इस डायग्राम को बना लेना, और इसके नीचे आप इस चीज़ को भी लिख लेना कि ए बी सी डी ए, इस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा यहाँ पर इस समाकल के बराबर होगा, जो कि निश्चित समाकल है ए से लेकर बी तक। ए निम्न सीमा और जो बी है वो क्या है, उच्च सीमा है। अब यहाँ पर बात आती है कि अपने यहाँ से इसकी स्टार्टिंग कैसे करें, कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, अपने को क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी डी ए का। तो सबसे पहले तो यहाँ अपने लिख लेते हैं माना एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए मतलब इस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल अभी अपने को पता नहीं है क्या आएगा, हालांकि हम जानते हैं कि समाकलन के रूप में अपने लिख सकते हैं, लेकिन इसके क्षेत्रफल को हमने मानना है, यहाँ पर ध्यान देना एक बार, डेल्टा। ठीक है, ये हमने मानना है, जहां डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे रख लें, जहां डेल्टा जो है वो बराबर होगा ए से लेकर बी तक फलन के समाकलन के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कि इस चीज़ को नोट कर लेना, ये अपने लास्ट में यूज़ होने वाली है, कि इस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल है वो इस वक्र का, ठीक है, ये वक्र मैंने यहाँ लिख दिया y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में होगा, मतलब x का कोई भी एक फलन हो गया, तो इसका समाकलन कर दिया a से लेकर b तक। ठीक है, ये वाली जो दूरी है वो a है, ठीक है, o से लेकर a तक की दूरी a हमने मान ली, और o से लेकर b तक की जो दूरी है वो क्या है, b है। ये मैंने लिख दिया OA बराबर a और OB बराबर b। ठीक है, तो इस बंद आकृति का क्षेत्रफल, इस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल है वो निश्चित समाकल के बराबर मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें इस समाकलन को योगफल के रूप में दिखाना है, बस बात यही है कि योगफल के रूप में किस तरीके से यहाँ पे अपने इसको प्रदर्शित करेंगे। तो चलते हैं, इसको शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की अपने, कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल।
हालांकि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल अपने लिख रहे हैं ये इसका एक्चुअल मान नहीं आएगा। हाँ, इसके लगभग, इसके नज़दीक का मान आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा मान आ जाए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, मतलब इसके इक्वल की वैल्यू अपने नहीं निकाल सकते कि वास्तव में इसने कितनी जगह कवर की है, वो इस सूत्र से ज्ञात नहीं हो पाएगी। 0.0000001 का तो फ़र्क रह ही जाएगा, ठीक है, इतना सा फ़र्क तो रहेगा ही रहेगा कि ऐसा नहीं है कि इसका एक्चुअल क्षेत्रफल अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। हम किसी भी आकृति का एक्चुअल क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हाँ, हम उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम उसका एक्चुअल का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा या अपने जो भी लिखने वाले हैं, ठीक है, कि वो जो रिज़ल्ट होगा वो इसका जो एक्चुअल क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल मान लो 20 वर्ग इकाई है, मान लो इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 20.0000001 तक हो सकता है या 19.99999 तक हो सकता है। इस तरीके का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप कि हम समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो क्षेत्रफल होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा अंतर तो रहेगा, बिल्कुल मामूली सा अंतर, जो अपने को दिखेगा भी नहीं, जो हमें दिखेगा भी नहीं। और एक्चुअल के अंदर तो अपने बात करें कि इस अपने धरातल की बात कर लें अपने, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी मतलब बंद आकृति है ही नहीं जिसका हम एक्चुअल में क्षेत्रफल निकाल सकें। हम किसी भी आकृति का एक्चुअल में क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि इस समतल की आकृतियों की अगर अपनी बात करें, अगर अपने इस अर्थ की बात करें, तो यहाँ भी ये है तो कर्व के रूप में ही, कि माइनर जो अपने डिफरेंस है वो तो होगा ही होगा। अब अगर अपने यहाँ पर बात करें, अगर आपने छोटी कक्षाओं में अगर पढ़ा हो कि वर्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है, हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। अब वो जो पाई आर स्क्वायर है उसको ज्ञात करके भी बताया हुआ है, उसको ड्राइव करके भी बताया हुआ है आयत के क्षेत्रफल से, कि वर्त के, आपने देखा होगा वर्त के जो वर्त है उसके अलग अलग भाग कर देते हैं, बराबर के समित भाग कर देते हैं, और उन भागों को आपस में मिलाकर फिर एक आयत बनाया जाता है। तो वहाँ से जो क्षेत्रफल निकल के आता है कि आयत का क्षेत्रफल सर्वमान्य क्षेत्रफल है, कि अगर मैं कोई ऐसी आकृति बना दूँ जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और बिल्कुल सीधी हो, अगर ये संभव हुआ कि अगर अपने आयत की बात करें कि आयत में हम जानते हैं कि जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई है, ठीक है, ये 90-90 डिग्री के कोण, अगर ऐसा संभव हो पाता है कि इस तरीके की आकृति अपने कोई बना पाते हैं, तो इस आकृति का क्षेत्रफल अपने जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। अगर ऐसा बना पाए तो, अगर ऐसी बना पाए तो। और अपने अगर बात करते हैं वर्त की, कि वर्त का जो क्षेत्रफल है हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर बना कैसे? ये पाई आर स्क्वायर बना है इसकी मदद से, कि अगर अपने को कर्व के क्षेत्रफल निकालने हैं तो अपने को इस आयत की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। किस तरीके से? कि इसके क्या करते हैं, अलग अलग भाग कर देते हैं बराबर के, कि जैसे ये केंद्र है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे व्यास बनाने, जैसे 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने भी हो सकते हैं ये, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। अब करना क्या होता है, ये जो उन्होंने भाग बनाए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन भागों को क्या करना होता है, आधे भाग ऊपर और आधे भाग नीचे। कि जैसे मान लो मैंने ये पहला भाग निकाल लिया, ठीक है, ये पहला भाग है, फिर इसके बाद में अपने को क्या करना है, जो दूसरा भाग है, ठीक है, वो इस तरीके से लगाना है, ये दूसरा भाग हो गया, उल्टा करके लगाना है। फिर तीसरा भाग वापस वैसे लगा दो जैसे पहला लगा हुआ है, फिर चौथा भाग आ जाएगा, फिर पांचवां भाग आ जाएगा, फिर छठा भाग आ जाएगा, फिर सातवां भाग आ जाएगा और फिर आठवां भाग आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया कि ये एक वृत्त है, लेकिन इस वृत्त को हमने कैसे लिखा, इस रूप में लिख दिया, मतलब इस रूप के अंदर इसको चेंज कर दिया हमने। अभी अपने को ये आयत वगैरह तो नहीं दिख रहा, ना ये कोई समांतर चतुर्भुज के तरह दिख रहा है, लेकिन उसके जैसा लग रहा है। अब ये उसके जैसा एग्जैक्ट कैसे लग सकता है, तो इसके ऊपर एक यूट्यूब पर वीडियो भी है, उस वीडियो की मदद से भी उसका मैं आपको अभी लिंक शेयर कर दूंगा, हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ से अपने उस चीज़ को समझ सकते हैं। देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भाग यहाँ थे, 8 ही भाग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो आएगा तो एग्जैक्ट ही कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना कि ये वाला जो भाग है, ठीक है,
ये वाला ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, ऊपर वाला, नीचे वाला। ठीक है, कि ऊपर वाले भाग और जो नीचे वाले भाग हैं वो इसकी परिधि तो बनेंगे सारी की सारी। कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा जो मान है ये वाला, ठीक है, इनका जो टोटल होगा वो परिधि होगा। अपने कह सकते हैं कि इस भाग की जो लंबाई बनेगी वो बनेगी पाई आर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये मान, फिर ये वाला मान और फिर ये वाला मान परिधि का आधा हो जाएगा। कि वर्त की परिधि अपने जानते हैं 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो ये वाले जो हिस्से हैं वो परिधि के हिस्से हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले जो हिस्से हैं ये वाले, ये आधे हिस्से ऊपर हैं और आधे हिस्से नीचे हैं। ठीक है, 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे हैं। तो वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो आधे ऊपर और आधे नीचे हैं, तो नीचे वाला हिस्सा पाई आर रह जाएगा। और ये जो मान है ये वाले, ये जो मान अपने को दिख रहे हैं ये वाले हैं ये, और ये वर्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इन दोनों का अगर अपने गुणा करते हैं तो पाई आर स्क्वायर बनता है। लेकिन अभी अपने गुणा तो ना कर पाएंगे, अभी अपने इसका गुणा तो नहीं कर सकते क्योंकि ये आयत तो है ही नहीं। आयत होता तो अपने कह देते कि लंबाई इंटू चौड़ाई से अपने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इसको करते कैसे हैं कि अपने क्या करेंगे, इसके और ज़्यादा भाग कर लेंगे। ठीक है, इसको और ज़्यादा अपने छोटा करेंगे। मतलब अभी तो अपने इसके 8 ही भाग किया, मान लो हमने इसके 16 भाग किए होते हैं। अगर अपने इसके 16 भाग कर देंगे तो ये जो कर्व है ना, ये कर्व कम होने लग जाएंगे, या ऐसे ये समतल की तरह अपने को दिखने लगेंगे। कैसे कि अगर अपने इसको और छोटा कर दें, कि मान लो इस तरीके से कि जैसे ये पहला भाग, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से मान लो। ठीक है, कि ये जो कर्व है अभी तो अपने को पूरा ऐसे दिख रहा है कि इस तरीके से अपने को दिखाई दे रहा है ये। लेकिन अगर मैं इतना छोटा कर दूं, सिर्फ ये ध्यान देना भी, ये देखिए, अगर मैं सिर्फ इस भाग की बात करूं, इस छोटे से भाग की जो कि मैंने यहां ऐसे बनाया है, यहां तो फिर ये बड़ा हो जाएगा जैसे ये चीज। अब इसमें और इसमें देखिए अंतर, कि यहां तो अपने को कर्व पूरा इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्व अपने को ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। कि अपने को कर्व जो है ऐसा लग रहा है कि ये समतल है। इसको और ज़्यादा अपने छोटा कर देंगे, और ज़्यादा अगर छोटा कर देंगे तो कर्व खत्म हो जाएगा। कि अगर हम क्षेत्र को कम कर दें, अगर हम किसी वक्राकार क्षेत्र को कम करते जाएं, उसका साइज कम करते जाएं, तो वक्र जो है वो समतल में बदलने लग जाता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, यदि किसी वक्राकार भाग का क्षेत्र कम कर दें तो वह भाग हमें समतल की तरह दिखाई देता है। कि वक्राकार भाग, अगर अपने अर्थ की बात कर लेते हैं, हमने ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अर्थ की अगर अपने बात करें कि अपने को पता है कि है तो वो कर्व के रूप में, वक्र के रूप में है, लेकिन हम जो है वो अर्थ के बिल्कुल ही छोटे से भाग पर खड़े हैं। हम अर्थ के छोटे से भाग पर खड़े हैं, तो वो जो छोटा सा भाग है वो हमें समतल ही दिखाई दे रहा है। कि अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं या जहाँ भी हम बैठे हैं वो है तो समतल, अपने को समतल की तरफ दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में तो समतल नहीं है ना, वो है तो किसी कर्व का ही हिस्सा, वो किसी कर्व का हिस्सा है। लेकिन अगर अपने उसके छोटे से भाग पर खड़े हैं तो वो हमें क्या दिखाई देगी, एक समतल की तरह दिखेगी। कि ये बड़ा सा कर्व है, ठीक है, कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इतने के लिए ये लो, अब इतना हिस्सा जो है, देखो ये वाला हिस्सा आपको दिख ही रहा होगा। अगर अपने इस हिस्से की बात करें यहाँ पर, तो ये हिस्सा तो समतल ही तो दिख रहा है अपने को। अगर अपने इसको व्यापक रूप में देखते हैं तो अपने को एक कर्व दिखेगा, लेकिन अगर अपने इस छोटे से हिस्से को देखते हैं, कहीं मर्जी देख लो, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा देखना है। अब इस हिस्से को देखो, सिर्फ इतने हिस्से को, कि अगर मैं बाकी हिस्सा हटा ही दूँ, ये लो, क्या अब ये हिस्सा अपने को कर्व दिख रहा है क्या? कर्व तो नहीं है ना, ये वक्र तो नहीं है, ये समतल की तरह ही अपने को लग रहा है। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्से बनाएंगे जो कि शून्य की तरफ अग्रसर होंगे। छोटे छोटे हिस्से का मतलब वो शून्य नगण्य, मतलब ठीक है, शून्य का मतलब यहाँ पर नगण्य होगा बिल्कुल ही, कि इतने छोटे हिस्से कर देंगे ताकि ये जो वक्र है ये वक्र ना रहकर हमें एक समतल की तरह दिखाई दे। कि इसका प्रत्येक हिस्सा, इसके अंदर अब ये भी एक ही इकाई है, ये पूरी एक ही इकाई है, पूरा एक ही हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर इतने छोटे हिस्से और अपने को यहाँ पर शामिल करने हैं ताकि ये क्या होगा, बिल्कुल ही क्या हो जाए, एक समतल की तरह बन जाए।
ठीक है, हर भाग को छोटे छोटे भाग यहाँ पर बनाने हैं और हर भाग जो है वो शून्य की तरफ अग्रसर होगा। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर पहले लिखा भी था कि अपने को क्या करना है, अनंत पदों का योगफल, क्योंकि अपने को इसको अनंत पदों में ही तोड़ना पड़ेगा, तभी अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। कि वैसे तो चलो है हमारे पास तरीका कि अपने क्या करें, इस बिंदु से लेकर उस बिंदु तक इसका कर दो समाकलन, तो इसका जो रिजल्ट है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इस कर्व का। ठीक है, इस बंद आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसको योगों की सीमा के रूप में अपने किस प्रकार से लिखते हैं ना, तो उस चीज़ को समझने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ पर अलग अलग हिस्से बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं उन हिस्सों को अपनों ने किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो अपने लिखेंगे कि जो भी हमें बंद आकृति दे रखी है, सबसे पहले हम n के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, n के ऊपर बात करेंगे, n के बाद अपने अनंत पर चले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दी गई बंद आकृति ABCDE को n बराबर भागों में बांटने पर ठीक है, दी गई बंद आकृति ABCDE, ठीक है, ABCDE को n बराबर भागों में बांटने पर हम क्या करेंगे, इस आकृति को n बराबर भागों में बांटेंगे और प्रत्येक भाग की लंबाई बांटने पर और प्रत्येक भाग की चौड़ाई, ठीक है, प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई है वो h है, h होगी। ठीक है, मान लिया ये हमने n बराबर भाग बनाने हैं और प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, h होगी। जैसे समझिए इसको कि अभी तक ये एक ही भाग है, अब देखो मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींच दी। ठीक है, और ये जो चौड़ाई है इसको नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। जैसे इस बिंदु को नाम दे दो आप A1, ठीक है, A1 नाम दे दिया, और इस बिंदु को नाम दे दो आप जैसे C1 या D1 कुछ भी, C1, इसको नाम दे दिया C1। तो देखो A1 C1 और ये D, ठीक है, ये पहला भाग हो गया और इस पहले भाग की ये चौड़ाई, ठीक है, ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई h है, ये चौड़ाई जो है वो कितनी है, h है। तो इस तरीके के टोटल अपने को n भाग करने हैं, n 100 200 करोड़ 2 करोड़ कितने भी, वो n भाग होने चाहिए सिर्फ। ठीक है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, इस दूसरे भाग की जो चौड़ाई है ये भी कितनी है, h है। ठीक है, C2 A2, और ये तीसरा भाग, इसकी चौड़ाई भी h, और इसी तरीके से डैश 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 करते रहेंगे और अंतिम जो भाग होगा उसको, ठीक है, अंतिम भाग जो होगा वो यहाँ इस क्यू रूप में बनेगा, यहाँ अंतिम भाग मान लिया। इस अंतिम भाग की जो चौड़ाई है वो भी कितनी है, h है। ठीक है, ये अंतिम भाग है, इसको AN के रूप में भी अपने लिख सकते हैं। लेकिन अभी एक बार इसको बाद में, जैसे जो भी है लास्ट तो ये B है ना, इसको अपने AN बोलेंगे। इससे पहले वाला जो है वो AN-1, मैंने B को एक बार AN मान लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने B बिंदु को क्या माना है, AN मान लिया। तो उससे पहले वाला जो बिंदु है वो AN-1 बन जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, डैश डैश डैश, ये nवां भाग हो गया। ये जो लास्ट भाग है वो कौन सा भाग है, nवां भाग है। ठीक है, इस चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपनों ने इसके n भाग तो कर दिए, अब इस चीज़ को समझना भी। देखो O से लेके A तक की जो दूरी है वो A के बराबर है, स्मॉल a के बराबर, कि O से लेकर A तक की जो दूरी है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। और O से लेकर B तक की जो दूरी है वो B के बराबर है। ठीक है, अगर मैं OA और OB को माइनस कर दूं, देखो OA और OB को माइनस करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, OB में से OA को घटाऊंगा। तो अगर मैं OB में से, ठीक है, O से लेके B तक और O से लेकर A तक, अगर अपने इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है, O से लेके B तक में से इस OA को माइनस कर दें तो A भी रह जाएगा।
डायग्राम से अपने समझ सकते हैं कि ओ बी में से ओ ए को माइनस करें तो अपने पास बचेगा ए बी, मतलब बी माइनस ए, ये बराबर आ गया किसके, ए बी के। ठीक है, बी माइनस ए जो है वो किसके बराबर हुआ, वो ए बी के बराबर हुआ। तो इस चीज़ का भी अपने यूज़ करेंगे कि जो ए बी है वो बी माइनस ए के बराबर है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखो, हमने क्या किया, एन भाग की और प्रत्येक भाग की चौड़ाई एच है, तो यहाँ लिखेंगे वक्राकार क्षेत्र की कुल चौड़ाई। देखो एक हिस्सा एच चौड़ाई का है और टोटल हिस्से एन है। देखो एच 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 फिर एच 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 एन तक एच चलेगा कि इसकी चौड़ाई एच है, इसकी चौड़ाई एच है, इसकी चौड़ाई एच है, डैश डैश डैश, इसकी भी चौड़ाई एच है। तो इन सब का जो टोटल है वो कुल चौड़ाई बन जाएगी। मैंने लिखा कि वक्राकार क्षेत्र की कुल चौड़ाई, तो कुल चौड़ाई बनेगी एच प्लस डैश 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 एन बार एच, यही होगा। और ये जो जोड़ होगा ये एन एच हो सकता है, लिख सकते हैं आसानी से एन एच, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि मान लो कि हमने 2 2 2 प्लस डैश 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 10 बार 2 है, तो सीधा लिख दो 2 इंटू 10, 20 ही तो बनेगा कि 2 को 10 बार जोड़ना है तो 2 इंटू 10 कर दिया। तो h को n बार जोड़ना है तो NH आ जाएगा कि वक्राकार क्षेत्र की कुल चौड़ाई NH के बराबर है। ठीक है, क्षेत्र की जो कुल चौड़ाई है वो किसके बराबर है, NH के बराबर है। और क्या इस NH को, मतलब NH का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, लास्ट तक, ये टोटल NH है। अगर ये टोटल NH है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर किसके, AB के, इसको अपने AB के बराबर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा कि B माइनस ए बराबर क्या होगा, NH होगा। तो एक तो ये एक तरीके का सूत्र है जो हमें याद रखना है। ठीक है, ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि B माइनस ए बराबर क्या होगा, NH होगा। अब देखो अगर मैं H को इसके बटा में ले जाऊँ या N को इसके बटा में ले जाऊँ, यहाँ से अपने इस चीज़ को समझ सकते हैं कि B माइनस ए बटा N बराबर H, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि B माइनस ए बटा H बराबर N। अब इस चीज़ को समझना है, ठीक है, इस चीज़ को समझना है क्योंकि यहाँ से एक लिमिट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, वो कंसेप्ट ये है कि देखो n क्या है, n तो भाग है, ठीक है, n भाग है, मतलब अलग अलग हिस्से हैं कि अभी यहाँ पे n हिस्से हैं। अगर अपन, और h जो है वो चौड़ाई है, अगर h क्या है वो क्या है, चौड़ाई है। अगर मैं यहाँ पर मान लो, ठीक है, समझ लेना, मान लो अभी ये 100 हिस्से हैं, मान लो ये भी 100 हिस्से हैं, ठीक है, 100 हिस्सों के हिसाब से मैंने इसकी कोई चौड़ाई निकाल ली। अगर मैं इसके 200 हिस्से कर दूँ तो क्या होगा, अगर अपने पहले तो 100 हिस्सों की बात कर रहे थे, अगर मैंने इसमें 100 लाइनें और लगा दी ऐसे कि अभी मान लो ये 100 लाइनें बीच में लगा रखी हैं, ये वाली जो लाइन्स लगा रखी हैं ना, ये 100 हैं। अगर मैं 200 कर दूँ तो चौड़ाई कम हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पर मान लो मुझे कुछ लाइन्स और लगानी पड़े तो चौड़ाई जो है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी चीज़ को समझना है कि अगर मैं भागों की संख्या को बढ़ाऊंगा, कि अगर n का मान बढ़ेगा तो चौड़ाई कम होएगी। ध्यान देना कि n का मान बढ़ने से, n का मान बढ़ने से h का मान, ठीक है, h का जो मान है वो कम होगा, कि चौड़ाई कम हो जाएगी अगर मैं भागों की संख्या को बढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब प्रत्येक भाग की चौड़ाई कम हो जाएगी कब, यदि भागों की संख्या बढ़ाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को नोट करना है कि अगर n का मान बढ़ेगा धीरे धीरे, मान लो n का मान जा रहा है अनंत की तरफ, ठीक है, 100 200 300 करोड़, करोड़ के बाद में और मान लो अनगिनत तक ही चला जाए। मान लो, मानिए कि अगर n का मान अनंत तक चला जाए, कि मान लो मैंने यहाँ पे अनंत मतलब लाइनें, इतनी लाइनें, मतलब लाइनें खींचता ही जाऊँ, मैं यहाँ बीच में लाइनें लगाता ही जाऊँ, तो हर भाग की चौड़ाई वो हर बार कम होती रहेगी, प्रत्येक भाग की चौड़ाई जो है वो कम होती रहेगी। तो अगर n का मान अनंत की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है, अगर ये मान अनंत की तरफ अग्रसर होगा तो संख्या बटा में कोई मान अनंत की तरफ जा रहा है, ये संख्या है और नीचे ये अनंत है, तो अगर ये अनंत की तरफ जाएगा तो चौड़ाई जो है वो 0 बन जाएगी, चौड़ाई 0 की तरफ बढ़ेगी। कि अगर भागों की संख्या को बढ़ाते रहेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि भागों की संख्या को बढ़ाना है, n मतलब भागों की संख्या, कि n भागों की संख्या अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो चौड़ाई कम होती जाएगी।
ठीक है। तो इस कंसेप्ट का अपने को ये लिमिट के अंदर यूज़ करेंगे अभी आगे आने वाले इसके अंदर, ठीक है ना, जो भी अभी इसका आगे डेरिवेशन है वहाँ पर। तो अभी अपने को सिर्फ यहाँ पर समझना क्या है, अभी अपने को सिर्फ इतनी ही बात समझनी है कि जिस वक्र का क्षेत्रफल निकालना था, जिस वक्र का क्षेत्रफल निकालना था उसके हमने कर दिए n भाग, ठीक है। प्रत्येक भाग की चौड़ाई कितनी है, h है, ठीक है। प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई है वो कितनी है, h है। और उसी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने ये सारा काम यहाँ पर लिखा है कि हमने क्या किया, ये a दूरी है और टोटल ये दूरी b है। पहले दोनों को माइनस करके AB का मान निकाल लिया, ठीक है। OA और OB को माइनस करके हमने किसका मान निकाल लिया, AB का मान निकाल लिया। और इस AB का एक मान और हमने निकाला, जो हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन की है, मतलब हमने जो यहाँ पर भाग बनाई उसके आधार पर AB का मान NH आता है, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ से ये प्रतिबंध निकल के आया, जिसमें हमने लिख दिया कि अगर भागों की संख्या को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई जो है वो क्या होएगी, कम होएगी, ठीक है। और इसी के आधार पे अब आगे जो डेरिवेशन है उसको अपने को पूरा करना है। तो यहाँ तक का काम आप नोट करके रखें, ठीक है, कि ये चीज़ अब याद रखना कि b माइनस ए जो है वो NH के बराबर है, b माइनस ए किसके बराबर है, NH के बराबर है। और b माइनस ए बटा में n आ जाएगा तो ये बराबर h बन जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटिव है तो h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो आगे इसको लिखना कैसे है। देखो यहाँ देखिए अभी ये जो पहला भाग दिख रहा है आपको, पहला भाग, क्या मैं इस पहले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ? अभी भी नहीं निकाल सकता। कैसे? क्योंकि अभी भी मुझे पता नहीं है ये आकृति कौन सी है, मुझे नहीं पता ये आकृति कौन सी है, मैं अभी भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, देखो यहाँ ये कर्व है ना, ये भी कर्व बचा है DC1, जो DC1 है ये D बिंदु है और ये C1 है, तो D से लेके C1 तक का जो भाग है वो भी कर्व है, इसलिए इसका क्षेत्रफल अभी निकाला नहीं जा सकता। तो देखो अपने करेंगे क्या, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लूँगा। इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल तो ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि ये जो नीचे वाला भाग है वो क्या है, एक आयत है। ये आयत ही तो है A1, इसको अपने कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मान लो B1 नाम दे दिया, ठीक है। तो A1, B1 और D ये क्या है चीज़ है, एक ये आयत है। इस आयत का क्षेत्रफल तो अपने निकाल ही सकते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको करना कैसे है आगे, ठीक है। ये सारा तो अब नोट कर ही लिया होगा आपने, या इसको बीच में आपने नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके बैक करके इसको। ठीक है, तो पहला जो भाग है, पहले भाग में जो आयत बनाया हमने, ठीक है, A1, B1 और D, एरिया ऑफ A1, B1, A1, B1, D और वापिस A, ठीक है। A1, B1, D और ये A, इसका जो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई से अपने इसका क्षेत्रफल निकालना तो है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई के मान है क्या अपने पास, पहले तो वो देख लीजिए। देखो चौड़ाई तो है h, चौड़ाई तो है h, यहाँ तो चलो h आ जाएगा। ये लंबाई कैसे निकालोगे, इस लंबाई का मान भी तो निकालना है। तो ये देखो ये जो लंबाई है, ठीक है, ये जो लंबाई है ये इधर y अक्ष के ऊपर आएगी, वहीं से निकलेगी। A से लेके D तक ये लंबाई है, ठीक है। ये लंबाई कैसे निकलेगी, यहाँ y अक्ष से निकलेगी, मतलब y का मान। अब y का मान कैसे निकालेंगे, वो चीज़ मेन है कि y का मान निकलेगा कैसे। तो y का मान निकालने के लिए ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है कि y जो है वो f(x) के बराबर है। तो अगर आपको x का मान पता है तो y का मान पता लग ही जाएगा। तो आप ये देखो कि इस बिंदु के लिए, ठीक है, मतलब इस दूरी के लिए, इस दूरी के लिए x का मान क्या होगा, तो x का जो मान है वो ये होगा कि अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये वाला जो मान है ये तो y का मान बन जाएगा, और ये वाला जो मान है वो x का मान बन जाएगा। तो x का मान a है, x का मान अगर a है तो y का मान f(a) बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेना कि x बराबर a पर y बराबर आएगा f(a). तो यहाँ पर लंबाई में आ जाएगा f(a). ये पहला क्षेत्रफल आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई से। अब दूसरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ, अब दूसरा भाग देखो क्या बनेगा, ठीक है। ये पहला B1 मान लिया था अपनों ने। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये C1 जो बिंदु है, ध्यान देना C1, ठीक है, C1 से सामने की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे तो ये एक आयत बन गया, ठीक है, ये एक आयत बन गया। अब इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई से निकलेगा। अब ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है, ये वाला,
इसको मैं B2 मानूंगा इस बार, ठीक है, ये पॉइंट जो है B2। तो एरिया ऑफ A1 A2, ठीक है, A1 A2 B2 C1 और नीचे वापस A1, तो निकलेगा तो ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई से। अब चौड़ाई क्या है, चौड़ाई तो h ही है, चौड़ाई तो प्रत्येक भाग की h है, तो चौड़ाई में तो h आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि लंबाई में इस बार क्या आएगा। अब अपने को लंबाई जो है, अब लंबाई निकालनी है A1 से लेकर C1 तक। लंबाई कौन सी होगी, A1 से लेकर C1 तक। अब A1 से लेकर C1 तक का मान कैसे निकालें, तो इस मान को अगर निकालना है, ठीक है, अगर आपको C1 और ये जो A1 है ये वाला अगर मान चाहिए तो इसके लिए आपको वही निकालना तो वहीं से पड़ेगा, क्योंकि y का ही मान है, ये वाला मान भी y अक्ष के ऊपर आएगा, ठीक है। देखो ये वाला जो मान है A1 से लेकर C1 तक, ये वाला जो मान है ये आएगा तो ये भी y के ऊपर, लेकिन इसके लिए अपने को x का मान चाहिए। अब ध्यान देना कि इसके लिए, ठीक है, इसके लिए x का जो मान है, ठीक है, इस दूरी के लिए जो x का जो मान है वो आएगा O से लेकर A1 तक, O से लेकर A1 तक। अब O से लेकर A तक का मान तो पता है A है, लेकिन O से लेकर A1 तक का जो मान है वो क्या होगा, तो इस H को जोड़ दो तो A प्लस H। देखो O A1 जो है वो A प्लस H है, तो इसके आधार पे y आ जाएगा f ऑफ A प्लस H, ठीक है। H जोड़ के आगे अपनों ने मान निकाल लिया y का, तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ A प्लस H और इंटू में H। ये दूसरा जो है वो क्षेत्रफल आ गया। अब ऐसे ही तीसरे का, अब B2 को हटा दो एक बार। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ, ये सीधी लाइन, तो ये एक आयत बन जाएगा। अब इस आयत का जो क्षेत्रफल है इसको जैसे B3 नाम दे दिया, ठीक है, इस नीचे वाले पॉइंट को, और इधर इसको A3 नाम दे दिया। तो A2 A3 B3 C2, ठीक है, इस आकृति का जो क्षेत्रफल है A2 A3 B3 C2 A2, तो ये आएगा f को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A प्लस में, इस बार फिर h और जोड़ देंगे तो 2h बन जाएगा, ठीक है। आगे फिर क्योंकि x का मान तो है A प्लस में h प्लस में h, तो A प्लस में 2h, तो ये f y का मान बन जाएगा लंबाई, चौड़ाई इस बार y, चौड़ाई वो है ही अपने पास h मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को यहाँ पर जो भी आयत बना रहे हैं अपने, उन आयतों का क्षेत्रफल लिखना है। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, ये डैश डैश हो जाएगा, ठीक है, ये भी इधर डैश डैश डैश। जो अपना अंतिम जो अपना जो भाग है तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा f ऑफ A प्लस। देखो पहले भाग में h नहीं आया, ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग में h आया एक बार, तीसरे में, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में h का गुणांक 2 है, तीसरे में h का गुणांक 2 है, मतलब 1 कम हो रहा है। चौथे में 3 आएगा गुणांक, पांचवें में गुणांक 4 आएगा, छठे में गुणांक 5 आएगा। जैसे ये तीसरा है ना, तो तीसरे में जैसे 2 आ रहा है तो चौथे में 3 नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पांचवें में 4 आ जाएगा। तो nवां, ये nवां भाग है, ठीक है, एरिया ऑफ nवां भाग। तो nवां जो भाग है इसका जो क्षेत्रफल है वो आएगा A प्लस n-1 फिर h और इधर आ जाएगा h, ठीक है। nवें के लिए क्या आ गया, n-1 आ गया। ये ऊपर बार लगाई, एक तरीके से ब्रैकेट का ही काम करते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं आपको पैदा करनी है अपने अंदर कि ये जो बार है ये एक तरीके का ब्रैकेट ही है। यहाँ तो इस ब्रैकेट को मंझला कर दो, ठीक है, इसको मंझला कर दोगे तो इस बार को हटा के छोटा ब्रैकेट, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये अपने पास nवां भाग आ गया। अब इनका जो टोटल होगा, ठीक है, इसको भी अपने यहाँ बना ही देते हैं। तो अभी अपने को क्या करना है, इनका टोटल निकालना है, ठीक है, इनका टोटल, तो कुल क्षेत्रफल, तो इन सब का जो जोड़ होगा, ठीक है, ये वाला पद, फिर ये वाला पद, फिर ये वाला पद और ये वाला पद, इनका जो जोड़ होगा मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो मैंने मान लिया डेल्टा 1। अब ये जोड़ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया कुल क्षेत्रफल, डेल्टा 1 का मान आ गया। यहाँ से h कॉमन निकल रहा है तो h कॉमन निकाल लो, तो डेल्टा 1 बराबर h निकाला कॉमन, ये बन गया f ऑफ A प्लस f ऑफ A प्लस में 2h प्लस f ऑफ h
फिर प्लस एफ ऑफ ए प्लस में 2h प्लस में डॉट डॉट डॉट, फिर एफ ऑफ ए प्लस में n-1h, ठीक है, और ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो ये डेल्टा 1 का मान आ गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये जो मैंने जो छायांकित हिस्से कर दिए, ठीक है, ये मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, डैश डैश डैश, ये n आयत हैं, ठीक है। यहाँ पर कुल कितने आयत बन गए? n आयत बन गए। अब उन सब आयतों को मैंने जोड़ दिया क्षेत्रफल के अंदर, ठीक है। पहला आयत का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल, तीसरे का, ऐसे करते करते लास्ट वाले आयत का, सबका जोड़ मैंने कर दिया और उस जोड़ को मैंने डेल्टा 1 के बराबर मान लिया। अब आप सोच के देखो कि ये जो डेल्टा 1 का मान है वो इस डेल्टा से, जो कि इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल था, ठीक है, कि डेल्टा 1 का मान उस डेल्टा से बड़ा है या बराबर है या छोटा है। क्या संबंध है कि आपको ये देखना है कि डेल्टा 1 क्या डेल्टा के बराबर है क्या, या डेल्टा 1 डेल्टा से छोटा है या बड़ा है। इस चीज़ को समझें उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि डेल्टा 1 क्या है, ये जो नीचे वाले आयत हैं, ठीक है, ये जो नीचे वाले आयत हैं, इन आयतों का क्षेत्रफल है, और डेल्टा इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से आपको साफ पता लग रहा होगा कि डेल्टा 1 का मान डेल्टा से छोटा है, बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ना, ये जो हिस्से आपको दिख रहे हैं ये त्रिभुज के रूप में, लेकिन त्रिभुज तो नहीं है ये, लेकिन लग रहे हैं त्रिभुज की तरह कि ये वाले जो हिस्से हैं, इन हिस्सों का क्षेत्रफल तो निकला ही नहीं है, इन हिस्सों का क्षेत्रफल तो यहाँ पर आया ही नहीं है। हमने यहाँ जो क्षेत्रफल निकाला है वो सिर्फ ये जो नीचे आयत दिख रहे हैं आपको, इन आयतों का क्षेत्रफल निकाला है, तो ये हिस्सा बच गया, लेकिन ये हिस्सा यहाँ नहीं बचा हुआ। यहाँ ये जो डेल्टा है ये इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल है, तो इस चीज़ को समझना कि डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा से छोटा है, ठीक है, ध्यान देना, डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा 1 छोटा है किससे? डेल्टा से। अब अपने बात करेंगे एक नए रूप के, ठीक है। ये यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि हमने डेल्टा 1 का एक मान निकाल लिया n पदों के रूप में, और हमने बता दिया कि डेल्टा 1 डेल्टा से क्या है? छोटा है, डेल्टा 1 डेल्टा से छोटा है। अभी अपने एक और इसका डायग्राम बनाएंगे। मैं वापस एक नया डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा जिसमें मैं इसको एक नए रूप में प्रदर्शित करूंगा। तो अभी देखिए कि हमने वापस डायग्राम को साफ करके एक नया रूप दिया है डायग्राम के अंदर। वैसे तो वही कंडीशन वही है कि सारी की n भाग हैं और प्रत्येक भाग की चौड़ाई जो है वो क्या है? h है, लेकिन अभी अपने को क्या करना है? इसका क्षेत्रफल एक नए रूप में निकालना है। अब वो देखिए किस तरीके से अपने क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? आयत बनाएंगे वापस, लेकिन इस बार जो आयत है वो अंदर ना बना के बाहर की तरफ बनाएंगे। अब जो अपने को आयत बनाने हैं वो बाहर से बनाने हैं। देखो कैसे बाहर से बनेंगे कि इस पॉइंट को इधर ले आओ और ऐसे नीचे मिला दो, फिर इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, यहाँ ऐसे मिला दो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ और यहाँ, कि पहले तो आयत बनाए थे हमने अंदर की तरफ, अब आयत उन्होंने बनाए हैं बाहर की तरफ। तो देखो ये वाला क्षेत्रफल, फिर अपने इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अपने इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसी तरीके से अपने इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला जो आयत है प्रथम भाग, ठीक है, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, बिंदु नहीं लिख रहा, कि प्रथम भाग का क्षेत्रफल। तो प्रथम भाग का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इस बार जो लंबाई है, इस बार की जो लंबाई है वो इधर से कैलकुलेट करना। जैसे एक पॉइंट तो लिख ही लेते हैं, जैसे इसको A1 मान लिया, ठीक है इसको A1 मान लिया और इसको मान लिया अपनों ने C1, ठीक है। तो A1 जो C1 होगा, A1 C1, वो अपनी लंबाई बनेगी इस बार आयत की। अब देखो A1 जो है ना, जो A1 है, ठीक है, A1 जो है वो O से, A1 जो है वो O से A प्लस H दूरी पर है। देखो A O से कितनी दूरी पर है? A दूरी पर है, लेकिन जो A1 है वो O से कितनी दूरी पर होगा? ये H चौड़ाई और बीच में आ गई, तो A प्लस H, कि OA1 जो है वो A प्लस H के बराबर है। अब इसके आधार पे A1 C1 का मान निकालेंगे, A1 C1 का मान जो कि Y के बराबर होगा, और ये मान आ जाएगा F ऑफ A प्लस H के बराबर आ जाएगा। तो इस बार प्रथम भाग का क्षेत्रफल लंबाई तो है A प्लस H, लेकिन चौड़ाई वही रहेगी, चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फिर मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा द्वितीय भाग का क्षेत्रफल। तो द्वितीय भाग का क्षेत्रफल A प्लस में 2H। देखो चौड़ाई में फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई हर बार H के रूप में बढ़ती रहेगी,
ठीक है, एच एच के अंतर के हिसाब से यहाँ पर मान आते रहेंगे। तो दूसरे में 2 आ गया। अब तीसरे भाग का क्षेत्रफल, तीसरे भाग का जो क्षेत्रफल है वो आएगा एफ ऑफ ए प्लस में 3h इंटू में h, और nवें भाग का क्षेत्रफल, nवें भाग का क्षेत्रफल आएगा एफ ऑफ ए प्लस NH और इंटू में h आ जाएगा। देखो तीसरे में 3 है, दूसरे में 2 है, पहले में 1 है, तो nवें में n नहीं आएगा। अब अपने को क्या करना है, इनका टोटल करना है। ठीक है, तो आप इसका टोटल करके देखिए कि इसका टोटल क्या आएगा, और उस टोटल को इस पर अपने डेल्टा 2 मानेंगे। पहला जो टोटल आया था उसको डेल्टा 1 मानना था, अब जो टोटल आएगा उसको डेल्टा 2 मानना है। तो देखो सभी पदों का योग करने पर, सभी पदों का योग, ठीक है, तो इन सब का जो जोड़ है उसको मैंने मान लिया डेल्टा 2, और इधर से जो जोड़ है वो आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, एफ ऑफ ए प्लस में 2h इंटू एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस में 3h इंटू एच, और फिर लास्ट वाला जो भाग है कि एफ ऑफ ए प्लस में NH इंटू एच। तो डेल्टा 2, ठीक है, डेल्टा 2 यहाँ से h निकालेंगे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस में 2h, फिर एफ ऑफ ए प्लस में 3h, फिर प्लस डैश 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 एफ ऑफ ए प्लस में NH। तो ये हमारे पास डेल्टा 2 का मान आ गया। अब आप सोच के देखो कि डेल्टा 2 और डेल्टा में क्या संबंध है, कि डेल्टा 2 डेल्टा से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। तो इस बार अपनों ने क्या किया, ये वाला जो पद है ना, ऊपर वाला जो कि त्रिभुज की तरह लग रहा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा एक्स्ट्रा जोड़ लिया। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ लिया कि हमें तो सिर्फ अंदर वाले चाहिए थे, लेकिन हम इस बार क्या हुआ कि ऊपर वाला भाग जो है वो अतिरिक्त है। तो डेल्टा तो सिर्फ इस नीचे वाले भाग का, इस कर्व से नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल है, लेकिन ऊपर वाला भाग इस बार एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अपने कह सकते हैं कि डेल्टा 2 जो है वो बड़ा है डेल्टा से, डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा से क्या है, बड़ा है। कि डेल्टा इस बार छोटा हो गया, डेल्टा 2 जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ इसके आगे ये आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारा जो क्षेत्रफल हमें जो चाहिए था, हमें जो क्षेत्रफल चाहिए था वो अभी भी नहीं आया। वो क्षेत्रफल जो है वो बीच में से रह गया, कि वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच में है। कि इतना पता लग गया कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा 1 से तो बड़ा है और डेल्टा 2 से क्या है, छोटा है। हमारा जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा 1 से बड़ा और डेल्टा 2 से क्या है, छोटा है। तो अभी अपने को क्या करना है, ये जो अंतर आया ना, इस अंतर को देखना है कि इस अंतर को अपने हटाएं कैसे। ठीक है, इस अंतर को हटाने का जो तरीका है, अब उसके लिए देखो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा कि अगर अपने डेल्टा 2 में से डेल्टा 1 को माइनस कर दें। आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे वो डेल्टा 1 का मान लिख नहीं रखा। अपने को करना क्या है, डेल्टा 2 और डेल्टा 1 को माइनस करना है और फिर देखना है माइनस करने पर अपने पास बचेगा क्या। ये डेल्टा 2 का मान है, ठीक है। डेल्टा 1 का मान मैं बताता हूँ कहाँ तक था। डेल्टा 1 का जो मान था वो इस तरीके से था कि h फिर f ऑफ a, ठीक है, यहाँ a से स्टार्टिंग थी उसकी, फिर f ऑफ a प्लस में h, ठीक है। ये नीचे मैं वो लास्ट आप देख रहे हैं ना, आपके पास नोटों में नोट किए हुए हैं। अभी अपने को क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। डेल्टा 2 में से डेल्टा 1 को माइनस करना, तो इससे होगा क्या, देखो ये ऐसे कैंसिल होते रहेंगे ये सारे पद, कि a प्लस एच से ये वाला a प्लस एच वाला पद कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2h से 2h वाला हो जाएगा, 3h से वो 3h वाला हो जाएगा। इस तरीके से सारे पद कैंसिल होंगे। आपके पास वो नोट किया हुआ है काम सारा कि आपको डेल्टा 2 में से डेल्टा 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये लास्ट वाला पद बचेगा और एक स्टार्टिंग वाला पद बचेगा। बाकी सारे के सारे जो पद हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको कैंसिल करके लिख रहा हूँ कि हमारे पास सब बचने क्या वाला है। ठीक है, कि अगर अपने डेल्टा 2 में से डेल्टा 1 को माइनस कर दें, डेल्टा 2 में से डेल्टा 1 को माइनस कर दें, तो हमारे पास एक तो h बचेगा, एक f ऑफ, और एक ये, सिर्फ ये कैंसिल, ये कैंसिल, वो कैंसिल, फिर ये लास्ट वाला पद है। ठीक है, इस सीरीज का ये लास्ट वाला पद बचेगा और इस सीरीज के अंदर ये शुरू वाला पद बचेगा, वो मैंने लिख दिया। अब अपने को ये देखना है कि a प्लस में NH माइनस एफ ऑफ a, ये मान किसके बराबर है। तो देखो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 बराबर h एफ ऑफ, तो ये वाला जो मान है वो b के बराबर है।
अब ये मान b के बराबर कैसे होगा, तो देखो ये जो b है ये लास्ट भाग की जो लंबाई है, ठीक है, ये लास्ट भाग की जो लंबाई है वो किस बिंदु पे निकली थी, ये निकली है ए ओ से लेकर बी तक की जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग। अब ओ से लेकर बी तक की जो दूरी वैसे तो बी है, लेकिन अपने एच एच जोड़ते जा रहे हैं तो उस रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब ए में ये एच जोड़ा तो इतना मान आ गया, फिर ए में ये 2h जोड़ दिए तो इतना मान बन जाएगा, फिर इस ए में ये 3h जोड़ दिए तो इतना मान बन जाएगा। अब टोटल ये NH है, ये टोटल कितने हैं NH है, कि ये जो टोटल है वो NH है, ये टोटल जो है वो कितना है NH है। तो इस ए में ये NH जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा टोटल। तो ये मैंने लिख दिया A प्लस में NH जो वो B के बराबर है। अब देखो यहाँ से होगा क्या, H को लिया अपोन में, ठीक है, H को लिया अपोन में, या फिर यहीं से अपना काम चल जाएगा। देखो कैसे चलेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि H जो है वो अग्रसर है 0 की तरफ, और ये 0 की तरफ अग्रसर कब होगा, जब n अग्रसर होगा अनंत की तरफ। मतलब अगर अपने भागों की संख्या को अनंत तक ले जाएं, कि अभी तक तो हमने n पदों पे काम किया सिर्फ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं n को अनंत की तरफ लेके जाऊँ, भागों की संख्या को अपने बढ़ा दे और अनंत तक ले जाएं, ठीक है, मैं n को अनंत पे लेके जा रहा हूँ। अभी ये जो पद हैं ये n तक नहीं रहेंगे, अब ये अनंत तक, कि इनको और छोटा करते जाएंगे, कि अगर अपने n को अनंत की तरफ ले जाएं, कि अगर अपने भागों की संख्या, ठीक है, भागों की संख्या को अगर मैं अनंत तक ले जाऊँ तो चौड़ाई जो है h, चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हालांकि ऐसा वो एक्चुअल में हो नहीं पाएगा, ये मैंने आपको बीच में भी बता रखा है, ऐसा संभव नहीं है, बट हाँ काफ़ी हद तक हम नज़दीक पहुंच जाएंगे। कि अगर मैं n को अनंत तक ले जाऊं और h को अगर मैं 0 की तरफ, अगर n अनंत की तरफ अग्रसर होगा तो h 0 की तरफ अग्रसर होगा। ये हमने वो बीच में लिख ही रखा था, आपको ध्यान हो कि हमने लिखा था b माइनस ए बराबर NH, तो b माइनस ए बटा n बराबर h, कि अगर n बढ़ेगा अनंत की तरफ तो h जाएगा 0 की तरफ। तो जैसे ही ये 0 बन जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 जो है वो अग्रसर होगा 0 की तरफ। कि अगर ये मान 0 की तरफ जा रहा है तो 0 वाले मान का, ठीक है, जो 0 के नज़दीक का मान है उसका इस मान से गुणा करूँगा तो ये वाला टोटल मान भी 0 के नज़दीक ही हो जाएगा। क्योंकि ये संख्या 0 के नज़दीक है तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 भी 0 के नज़दीक हो जाएगा। या यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा 0 के। अगर ये बराबर हो जाएगा 0 के तो ये लगभग बराबर हो जाएगा आपस में। अब डेल्टा 2 और डेल्टा 1 बराबर कब होंगे, डेल्टा 2 और डेल्टा 1, मतलब डेल्टा 2 तो था वो नीचे वाले, डेल्टा 2 ऊपर वाले मान थे, ठीक है, ऊपर वाला जो था अपना क्षेत्रफल आयत का, और डेल्टा 1 जो है वो नीचे वाले आयतों का क्षेत्रफल था। तो दोनों को बराबर करना है, वो दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर, फिर वो बीच वाली कंडीशन पे हो जाएंगे। और वो बीच वाली कंडीशन जो थी वो किसके बराबर है, वो डेल्टा के बराबर है। वो किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। कि इस तरीके से था ये, कि एक तो मैंने ये वाला क्षेत्रफल निकाला हुआ है, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल डेल्टा 1 के अंडर में है, डेल्टा 1 के अंडर में है, और एक अपनों ने ये ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाला हुआ है, ये ऊपर वाला क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा 2 के अंडर में था। तो मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा 2 लगभग डेल्टा 1 के बराबर होगा। कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों बराबर कब होते जाएंगे, जब वो h कम होता जाएगा। ध्यान देना, ठीक है, ये कर्व थोड़ा सा बड़ा बनाया अपने इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को यहाँ लिया हूँ, आगे लिया हूँ, जितना आगे लेके जाऊँगा, कि अगर मैं h को छोटा करता रहूँ, अगर ये दोनों के बीच का अंतर छोटा करता रहूँगा तो ऊपर वाला आयत और जो नीचे वाला आयत है वो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों संपाती हो जाएंगे। ठीक है, कि दोनों आयत, ऊपर वाला आयत और नीचे वाला आयत संपाती हो जाएंगे जब h बहुत छोटा होगा। ठीक है, जब चौड़ाई नगण्य होगी, जब चौड़ाई नगण्य होगी तब अंदर वाला आयत तथा बाहर वाला आयत, ठीक है, बाहर वाला जो बाहर है मतलब, ठीक है, बाहर वाला जो आयत है वो क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। और जिस समय वो संपाती हो जाएंगे उस समय दोनों के मान आपस में बराबर हो जाएंगे। और संपाती वो बीच वाली लाइन पर होंगे, ठीक है, संपाती इस लाइन पर होंगे, और इस लाइन पे जो क्षेत्रफल निकल रहा है वो डेल्टा के बराबर है। तो यहाँ से जो मान आया, ठीक है, ये जो मान है वो डेल्टा के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस चीज़ को अपने को लिखना कैसे है, ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। अब इसको अपने लिखेंगे कैसे, ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना। ये
अब अपने इसको लास्ट जो है वो सूत्र के रूप में लिखने वाले हैं। कि a से लेकर b तक का जो समाकलन है, ठीक है, जिसको उन्होंने डेल्टा बोला था, ठीक है, वहाँ लिखा भी हुआ है, ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बराबर एक ही कंडीशन में हो सकता है जब, ठीक है, ये मान जो है वो बराबर होगा डेल्टा 1 के या डेल्टा 2 के। कब? जब h का मान 0 की तरफ अग्रसर हो, और ये कब होगा? जब n का मान अनंत की तरफ अग्रसर हो। तो इस कंडीशन पे ये हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा, इस कंडीशन पे ये हो जाएगा। और अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है, इसको लिखना कैसे है, तो a से लेकर b तक f ऑफ x डॉट में dx, तो इसको लिखना होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव, यहाँ h आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा f ऑफ a, फिर f ऑफ a प्लस में h, फिर f ऑफ a प्लस में 2h, फिर डॉट 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 f ऑफ a प्लस में n-1, ठीक है, n-1 और h। ये पहला सूत्र, ये डेल्टा 1 के लिए लिख दिया कि डेल्टा 1 के लिए मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी, तो ये अनंत श्रेणी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिट है, ये अनंत श्रेणी है, और प्रत्येक पद जो है वो 0 की तरफ अग्रसर है, क्योंकि सबके साथ h का गुणा हो रहा है, तो सभी पद 0 की तरफ अग्रसर हो गए, तो अनंत श्रेणी का ये योगफल है जो कि समाकलन के बराबर हो जाएगा। डेल्टा और ये डेल्टा 1 बराबर हो जाएंगे इस कंडीशन पे। और इसी का, ठीक है, इसी का एक सूत्र और हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव, यहाँ h आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस में 2h, फिर f ऑफ a प्लस में 3h, फिर डैश 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 f ऑफ a प्लस में nh, इस तरीके से। तो ये भी डेल्टा 2 के लिए हमने लिख दिया। तो ये दोनों ही सूत्र अनंत श्रेणी का योगफल है, जिसका प्रत्येक पद शून्य की तरफ अग्रसर है, और इसी को बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से समाकल ज्ञात करना। तो ये डेरिवेशन है, बुक में समझा रखा है। अगर आपको यहाँ पर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे वापस पूछ सकते हैं। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसको अभ्यास करके ही आपको समझना पड़ेगा, इसको लिख लिख के देखना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, पहले नीचे वाले आयतों का क्षेत्रफल निकालना है, फिर ऊपर वाले आयतों का क्षेत्रफल निकालना है। अगर अपने चौड़ाई कम कर देंगे तो ऊपर वाला आयत नीचे वाले आयत के संपाती हो जाएगी। ये 2-3 बातें जो अपने को ध्यान में रखनी है। फिर वहां से ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है वो इस समाकलन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2, ये किस कंडीशन में बराबर होंगे? ये इस कंडीशन पे क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे 10.1 के। आज तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जहां पर हम इन्हीं 2 सूत्रों का, आप कोई भी सूत्र यूज कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला यूज कर लीजिए चाहे नीचे वाला यूज कर लीजिए। हम सूत्र यूज करेंगे नीचे वाला, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपको एक चीज़ और इसके अंदर समझनी है, आप वो याद कर लेना। हालांकि आपका वो पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास के अंदर, पेज नंबर 271 पे कुछ सूत्र दे रखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, उनको आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, उनकी रीडिंग ले लेना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने को 10.1 के क्वेश्चन सोल्व करना ही है, तब आपको इनका यूज़ समझ में आ जाएगा कि इसको करना किस तरीके से है। थैंक यू।